Hello everyone, welcome back and today we are going to start a new chapter. This is going to be the dividend decision. इसके पहले लीजिंग डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर हमने देखे एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी डिविडेंड डिसीजन चैप्टर. सीए फाइनल एसएफएम ओल्ड सिलेबस में था ये पहले, अब न्यू सिलेबस में उसको इंटर एफएम पे शिफ्ट कर दिया गया है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर चैप्टर डिविडेंड डिसीजन में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं ये मैं आपको बताऊंगा. इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हम पहले समझेंगे, डिविडेंड से रिलेटेड सारी बातें होने वाली है और उसके बाद में लास्ट में हम क्वेश्चंस शुरू करेंगे. आइए देखते हैं सबसे पहले कि इंडेक्स क्या है सर. सबसे पहला पार्ट होगा डिविडेंड में. आपको डिविडेंड के बारे में बताऊंगा कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड रेट क्या होता है, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पे आउट रेशियो और ये सब चीज़ें. उसके बाद में फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड कि किस किस तरह से डिविडेंड बांटा जाता है. एक तो है कैश फॉर्म, दूसरा होता है बोनस शेयर. जो बोनस शेयर होता है वो भी एक तरह से डिविडेंड है. तीसरा है वेरियस डिविडेंड पॉलिसीज. तीन अलग अलग तरह की डिविडेंड पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद में फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिविडेंड पॉलिसी या फिर आप उसको बोलो डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी. उसके बाद में ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो आएगा और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस चैप्टर का वो है डिविडेंड थेरीज. आपको तकरीबन 5 से 6 थेरीज है अपने सिलेबस में. नाउ आप अगर इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखेंगे तो उसमें आपको 3-4 ही थेरी दिखेगी, लेकिन आप ये 6 थेरीज मान के चलिए, उसके अंदर में सब कुछ इंक्लूडेड है. तो ये पूरा इंडेक्स रहेगा सर हमारे इस पूरे चैप्टर का. आइए शुरू करते हैं डिविडेंड डिसीजन वाला चैप्टर. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिविडेंड क्या होता है. बहुत ही सिंपल सी बात है. स्टार्टिंग वहाँ से करेंगे सर कि हम अगर इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं, अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, यानी कि अब बहुत ही अपने दोनों से कनेक्टेड वाला एग्जांपल ले लेते हैं. मैं आपको वीडियो लेक्चर्स बेच रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे रहे हैं, तो मेरे पास में कुछ पैसे आते हैं. लेट्स से मैंने साल भर में वीडियो लेक्चर्स बेचे और उसके पास से मेरे को एक अमाउंट आया 2 करोड़ रुपए. अब ये 2 करोड़ रुपए में से मेरा हर महीने का खर्चा कितना होगा सर. साल भर का 2 करोड़ रुपए आया, हर महीने का खर्चा कितना होगा. हर महीने का खर्चा कुछ होगा 50,000, 1 लाख रुपए मैक्सिमम. इस तरह से 12 लाख रुपए में सर मेरा पूरा काम हो जाता है साल भर में, और बचे हुए हैं मेरे पास में 1 करोड़ 88 लाख रुपीज़. इस चीज़ का मैं क्या करता हूँ, अगर मैं सेविंग बैंक अकाउंट में रहने दूँ तो वहाँ मैं सिर्फ 4% इंटरेस्ट कमाता हूँ. ये पैसा कहीं और लगा के मैं कमाई बढ़ा सकता हूँ मेरी. अब मेरे पास में ऑप्शंस क्या क्या है. बहुत ही सिंपल सी बात है. जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो ऑप्शंस देखते हो, जब आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो ऑप्शंस देखते हो कि कौन सी कंपनी का लेना, कौन सा ब्रांड लेना एंड ऑल दैट. वैसे ही इन्वेस्टमेंट के केस में मैं ऑप्शंस देखूंगा कि मेरे पास में क्या क्या ऑप्शंस है. अब मेरे पास में सेविंग अकाउंट के अलावा फिक्स डिपॉजिट वाला एक ऑप्शन है, एफडी, सेफेस्ट ऑप्शन. 7-8% आपको उसमें इंटरेस्ट मिल ही जाता है, 7-7.5% एज ऑफ नाउ. कोई दिक्कत नहीं है. साल भर में अगर मैं 1 करोड़ रुपए जमा करूँ तो मेरे को साल भर का 7 लाख रुपए तो ऐसे ही मिल जाएगा. उसके बाद में जब आप आगे बढ़ते हो तो थोड़ा और अगर रिटर्न कमाना चाहते हो तो उसके बाद में आपको डिबेंचर्स, फिर आप मार्केट में आते हो, स्टॉक मार्केट में, और यहाँ पे एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है इक्विटी शेयर्स. किसी कंपनी के इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर लो. किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या होगा सर, अगर कंपनी के इक्विटी शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है ध्यान देना, तो आप उस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बन गए. हर बंदा अपना जो इन्वेस्टमेंट करता है वो कुछ ना कुछ पैसा कमाने के लिए करता है. मैं अगर सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखूँ तो इंटरेस्ट मेरी कमाई होती है. मैं अगर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में फिक्स्ड एफडी खुलवा लूँ तो वहाँ का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मेरी कमाई है. किसी बिजनेस में लगाऊँ वो पैसा तो प्रॉफिट जो होगा वो मेरी कमाई है. उसी तरह से किसी इक्विटी शेयर्स में मैंने अगर इन्वेस्टमेंट किया, ध्यान देना मैं स्पेसिफिकली इक्विटी की बात करूँ, अगर मैंने इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ से मेरे को 2 तरह से कमाई होती है. जब भी कोई इन्वेस्टर, साधारण सा इन्वेस्टर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो वहाँ से आपको 2 तरीके से कमाई हो सकती है. सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया लेट से 100 रुपये का यहाँ पे, अब आपको कमाई होगी. कमाई 2 तरह की होगी. साल ख़त्म हो गया मान लो तो आपको ये आपका जो शेयर है ये हो सकता है 110 का हो गया हो, तो ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा का हो गया है इसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिशिएशन. आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो एप्रिशिएट हुआ. अगर 90 हो जाता तो हम बोलते कैपिटल डेप्रिशिएशन. इसके बाद में कंपनी डिविडेंड बांटती है, इसको कहते हैं इनकम ऑफ द शेयर होल्डर. ये डिविडेंड हो सकता है 5 रुपये की इनकम वगैरह, आपको ऐसा कुछ मिला हो, 5 रुपये 10 रुपये पर शेयर. ये है आपकी कमाई इक्विटी में.
बिजनेस में प्रॉफिट कमाई होती है, एफडी में इंटरेस्ट कमाई होती है, डिबेंचर्स में इंटरेस्ट कमाई होती है, और इक्विटी शेयर्स में इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड कमाई होती है। अब डिविडेंड का हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो वो कंपनी बिजनेस कर रही है जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया। अब उसने साल भर में इतना कमाया सर, 100, 1000, लाख रुपए, 1000 है, देन 750,000, उसके बाद में खर्चा हो गया 750 का, तो उसके बाद में आपके पास में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 250 का। अब उस पर आप 30% का टैक्स रेट लगा लो तो आपको सर 75,000 रुपीज़ का टैक्स भरना पड़ेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा 175 का, और 175 रुपये जो कंपनी के पास में बचे हुए, ध्यान दो अब यहाँ पे, जो कंपनी ने साल भर कमाया वो है 175,000। चलो फिलहाल के लिए अपन ये 175 रुपये मान के चलते हैं। अब कंपनी के पास में दो ऑप्शन होते हैं। ये 175 रुपये किसके हैं सर? कंपनी के ओनर्स के। और ओनर कौन होते हैं सर? कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर। तो उस कंपनी के हजारों ओनर्स होंगे मार्केट में, मैं उसमें से एक ओनर हूं, तो मेरा भी इस 175 रुपये में हक बनता है। कंपनी जनरली क्या करती है, 175 रुपये में से कुछ पैसा अपने पास बचा के रख लेती है ताकि फ्यूचर में काम आएगा। अगर हमको एक्सपांशन करना है, फिक्स्ड एसेट खरीदना है, कोई मशीनरी खरीदनी है, और भी कुछ अगर आपको एक्विजिशन करना है, तो इसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट उन्हीं का था। हर साल उनको कुछ ना कुछ मिलते रहना चाहिए। सो ये जो 75 बांटा, इसको कहा जाता है सर डिविडेंड। और ये था रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन करके रखना यानी अपने पास में बचा के रख लेना। तो ये रिटेन करके रख लिया, क्योंकि 150 लगते थे कि यार यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 25 होना चाहिए। हाँ, 150 लगते थे कि काम आएंगे आगे फ्यूचर में, एक्सपांशन के लिए भी काम आ सकते हैं यार। अगर आप देखो आपका बिजनेस होता तो क्या 175 रुपये कमाने के बाद में आप सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर में बांट देते, अगले साल फिर से वही, अगले साल आपको कुछ भी नहीं खरीदने के लिए पैसा आपके पास में बचा हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट सारा बांट दिया। ऐसा कोई कंपनी नहीं करती। सो कुछ पैसा बांटा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड की भाषा बस यही है। डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर को। ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ द पार वैल्यू ऑफ शेयर। जो भी 10 रुपए की पार वैल्यू होगी उसका लेट से 20% बांटा तो 2 रुपए पर शेयर जा रहा। और एनी फिक्स्ड अमाउंट अकॉर्डिंग यार ये हैंग हो जाता है। अभी अपन ना बाकी सब चीजें बंद कर देते हैं। और या तो फिक्स्ड अमाउंट बांटा जाएगा, यानी कि लेट से 10% ऑफ फेस वैल्यू कर दिया, या फिर 5 रुपए पर शेयर बांट दिया। तो 5 रुपए पर शेयर डिक्लेयर किया, यानी कि भैया फिक्स्ड अमाउंट है। ठीक है, सपोज ABC, अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसके थ्रू मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, मान लीजिए कि ABC का कैपिटल है 20,000 के शेयर, उसके पास में कितने शेयर है सर? 20,000 के, और जिसकी फेस वैल्यू है 15 रुपए हर एक की, और उसका मार्केट में प्राइस चल रहा है 50 रुपए। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ ना इन्होंने डिविडेंड 75,000 लिया है। हम एक काम करते हैं, फिर इसको 75 रहने दो, आप इस चीज़ को चेंज कर दो, आप इसको 100 कर दो। ठीक है, तो 175 में से 100 गए 75। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, नया नोट शुरू करेंगे हम। आपने एक शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जिसकी फेस वैल्यू है 15 रुपये, मार्केट प्राइस है 50 रुपये। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ था? ओके, 20,000 के शेयर्स है, नंबर्स। अब सबसे पहली बात, डिविडेंड कितना बांटा सर? 75,000 रुपीज़ का डिविडेंड बांटा गया है, ये इनकम है। अब 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको इस चीज़ में समझाऊंगा।
डिविडेंड 75,000 का बांटा तो डिविडेंड पर शेयर कितना हुआ, ये कैसे निकालोगे? टोटल डिविडेंड 75,000 तो पर शेयर कितना सर? 75,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। $75,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करोगे 20,000, ठीक है। सो वो आता है सर 3 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड बांटा एक शेयर में पे, ठीक है। अब 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले तो डिविडेंड का रेट, कितना परसेंटेज डिविडेंड बांटा, ये डिपेंड करता है सर फेस वैल्यू पे। 3 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड बांटा एक शेयर पे जिसकी फेस वैल्यू 15 रुपए थी, तो परसेंटेज कितना आता है? 25% आपने डिविडेंड बांटा है। अगर क्वेश्चन में लिखा आता है कि सर डिविडेंड का रेट 25% है, इसका मतलब फेस वैल्यू का 25% है, ऐसा मान के चलना। दूसरा होता है सर डिविडेंड यील्ड। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, कमाई। और कमाई किस पे की जाती है? जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टर किस वैल्यू पे इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करेगा? इन्वेस्टर मार्केट प्राइस पे इन्वेस्ट करता है। जब भी आपको शेयर खरीदने की जरूरत होगी तब आपको मार्केट प्राइस पे शेयर खरीदना पड़ेगा कि फेस वैल्यू पे खरीदना पड़ेगा? आप ये बताओ। मार्केट प्राइस पे शेयर खरीदोगे या फेस वैल्यू पे खरीदोगे? सर मार्केट प्राइस पे मैं शेयर खरीदूंगा, और मैं मार्केट प्राइस पे शेयर खरीदूंगा तो मार्केट प्राइस सर 50 रुपए की है। अब 50 रुपए की मार्केट प्राइस है तो डिविडेंड एक शेयर पे कितना बांटा, वो इनकम हो गई, यील्ड बोलते हैं इसे। और मार्केट प्राइस कितनी है नीचे में ले लो। तो 3 रुपये 75 पैसे का आपने एक शेयर पे डिविडेंड बांटा, जो मैंने 50 रुपए में खरीदा था। तो मैंने 50 दिए, उसके बदले साल के अंत में मेरे को 3 रुपये 75 पैसे मिल गए, तो ये जो है वो मेरी कमाई हुई। दैट्स 7.5%। तो क्वेश्चन में अब डिविडेंड से रिलेटेड 2 रेट आ गए आपके पास में। एक है सर डिविडेंड रेट, एक है सर डिविडेंड यील्ड। 25% लगता है फेस वैल्यू पे क्योंकि वो है रेट, 7.5% लगता है मार्केट प्राइस पे क्योंकि वो है यील्ड। अब क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट पे आगे जाके जब आपको बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, तो उसमें आपको ये इशू आएगा कि रेट दिया है और आप कहीं किसी पे भी लगा रहे हो। बच्चों ने गलतियां क्या की है पास्ट में, ये भी बता देता हूँ। ये आपको 25% दिया है और बच्चों ने 50 रुपए पे लगाया है। ये आपको 7.5% दिया है, बच्चों ने 15 रुपए पे लगाया, जो कि है गलत, ठीक है। हाँ, आप ऑप्शन एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ दूसरी फिगर दी नहीं है जो हमको चाहिए, तो हम यही मान के चलेंगे कि मार्केट वैल्यू ही फेस वैल्यू है या फेस वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है, तब लगाना ठीक भी बनता है। अब लास्ट वाला कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं आपको, उसको कहा जाता है डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होता है? अब डिविडेंड पे आउट मतलब कितना आपने बांटा, पे आउट बाहर गया, बाहर आपने पे किया, कितना आपने डिविडेंड बांटा। अब ये कहां से डिसाइड होता है? ये कैसे पता चलेगा सर कि डिविडेंड पे कितना किया? अच्छा पहले तो ये बताओ, डिविडेंड पे आउट मतलब डिविडेंड बांटा, किस में से डिविडेंड बांटते हो? जो आपने पैसा कमाया। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, आपने डिविडेंड किस में से बांटा था सर, ये बताओ। ये देखो, ये जो आपने पैसा कमाया ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये इसी में से आपने डिविडेंड बांटा। तो पे आउट रेशियो किस पे लगेगा सर? अर्निंग्स पे कैलकुलेट होगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे, डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे कितना बांटा और एक शेयर पे कितना कमाया। या तो टोटल ले लो ऊपर में या तो टोटल नीचे में, दोनों टोटल ऊपर या नीचे आएगा, या तो सिंगल। सो 3 रुपये 75 पैसे एक शेयर पे डिविडेंड बांटा, एक शेयर पे कमाई कितनी हुई ये देखो। आपने कितना कमाया? 175,000, यानी कि उसको कहते हैं 1,75,000। नंबर ऑफ शेयर कितने थे सर हमारे? 20,000। तो एक शेयर की अर्निंग पर शेयर कितना हो गया? दैट्स 8.75। क्या है सर आपका? एक शेयर पे कितनी कमाई हुई। आई थिंक ये फाउंडेशन वगैरह लेवल पे आप अकाउंट्स में देख चुके हो कि ईपीएस होता क्या है। सो दैट वाज 8.75
अब आपने 3 रुपये 75 पैसे कमाए, 8 रुपये 75 पैसे की कमाई पे, तो आपका परसेंटेज कितना बांटा आपने? आपने टोटल कमाई का 42.86% बांटा है। एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ, 75,000 बांटा 1,75,000 पे, हाँ ठीक है, 42.86% का आपने पैसा बांटा, अर्निंग्स बांटी। 2-3 चीज़ें अब यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान रख लो और अपने बुक में लिख लो। रेट हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है, यील्ड हमेशा मार्केट प्राइस पे लगता है, और पे आउट रेशियो हमेशा अर्निंग पर शेयर पे लगता है। ये चीज़ आपने दिमाग में अभी से बिठा लेनी है। जब जब क्वेश्चन आएगा तब तब मैं आपको वापस रिपीट कराऊंगा और याद दिलाऊंगा कि ये क्या कहा था हमने उस लेक्चर में, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको अभी लिखनी चाहिए। उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। डिविडेंड हमने बेसिक शुरू किया, उसमें मैंने आपको बताया कि सर डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड कैलकुलेट कैसे होता है, और डिविडेंड की ये 3 कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। इसके बाद थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि डिविडेंड बांटा कैसे जाता है। सो दिस इज इट, जस्ट नोट इट डाउन। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं बस। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो सर डिविडेंड पर शेयर का मतलब आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। दूसरी बात करता हूँ, फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। जब कंपनीज डिविडेंड बांटना शुरू करती है, तो किस किस तरीके से डिविडेंड बांटा जाता है। अब जो मैंने अपने लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया वो डिविडेंड, और यहाँ पे इस डिविडेंड का मतलब अलग होता है। यहाँ पे आप सिर्फ ये मतलब पकड़ के चलिए कि डिविडेंड यानी कि इन अ सेंस रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को दिया जाने वाला रिटर्न, शेयर होल्डर को दिया जाने वाला रिटर्न।
अब शेयर होल्डर को रिटर्न क्यों देंगे सर? क्योंकि शेयर होल्डर्स ने हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। उस बंदे ने मार्केट प्राइस पे हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए उसको साल में एक बार रिटर्न देना ज़रूरी है। अगर हमने उसको रिटर्न नहीं दिया तो वो अपना शेयर बेच के किसी और कंपनी में पैसा लगाएगा, तो हमारी कंपनी की वैल्यू नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए डिविडेंड बांटना ज़रूरी है। अब डिविडेंड अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है। सिलेबस में 2 तरीके दिए, मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा। सर सिलेबस में 2 दिए तो 4 क्यों बता रहे हो? 2 और तरीके हैं जो कि इंडिया में इतना यूज़ नहीं होते। सबसे पहला तरीका जो हर जगह ग्लोबली यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है कैश डिविडेंड। कैश में डिविडेंड बांट दो। साल के अंत में क्या होता है, कंपनी डिक्लेयर करती है कि हम इस साल 5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड बांटेंगे, या फिर हम इस साल हमारा इस साल का डिविडेंड का रेट रहेगा 20%। तो रेट 20% रहेगा, रेट 20%, यानी वो फेस वैल्यू पे लगेगा। आओ कुछ एग्जांपल्स बताता हूं सर आपको। ये आपका पीडीएफ था लीजिंग डिसीजन का। कंपनीज इन मार्च 2019। थोड़ा होल्ड करो। ये देखो मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ कि मार्च 2019 में या फरवरी में, जैसे भी फरवरी वगैरह लेंगे, यहाँ पे फरवरी की डिटेल्स भी आ रही है, तो मान लो 2019 में कौन कौन सी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, अनाउंस किया। यहाँ देखो आपको साइड में कंपनीज एंड ऑल दैट मिलेगी। सनोफी इंडिया, इंडिया निपोन, आपको कोलगेट तो पता होगा, तो कोलगेट का इंटरिम डिविडेंड कुछ भी नहीं है। अच्छा, डिविडेंड 2 तरह के होते हैं, एक तो फाइनल डिविडेंड होता है, एक तो इंटरिम डिविडेंड होता है। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है सर साल के बीच में कहीं अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो दैट्स इंटरिम डिविडेंड। तो 19 मार्च को इन्होंने कुछ डिक्लेयर किया क्या? नहीं। अच्छा, इन्होंने परसेंटेज किसी एक का लेते हैं जिसको हमको पता हो, सब लोगों को पता होगा। हुडको कंपनी, कोटक महिंद्रा बैंक। अब ये तो पता होगा आपको, कोटक महिंद्रा बैंक, इनका फाइनल डिविडेंड है 8.10% का। ठीक है, और ये क्या है सर? डिविडेंड का परसेंटेज, यानी कि जब तक नहीं दिया रहता हम ये मान के चलते कि ये डिविडेंड का रेट है। अब आप अगर ऐसा देखोगे तो आपको कितनी ही सारी कंपनीज का डिविडेंड रेट यहाँ पे पता चल जाएगा। अब कंपनी ने यहाँ पे 210% डिविडेंड बांटा, इसका मतलब क्या पता है? फेस वैल्यू है 1 रुपये। अब 210% बांटा यानी एकदम हाहाकार मच गया, ऐसा नहीं होता। फेस वैल्यू है 1 रुपये, तो उसके हिसाब से सिर्फ 2 रुपये 10 पैसे बांटा। फेस वैल्यू है 10 रुपये, इसके हिसाब से सिर्फ 21 रुपीज़ का डिविडेंड बांटा, ये होता है। मैक्सिमम शेयर्स की प्राइस इंडिया में, इक्विटी शेयर्स की प्राइस इंडिया में अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो वो है 10 रुपये। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का 210% ले लो, 21 रुपये। सो इतनी बड़ी बात नहीं होती। हाँ, यहाँ बात होती है, देखो हीरो मोटो कॉर्प ने कितना परसेंटेज दिया? 2750%। यहाँ कुछ बात है यार, 275 रुपये, 300 रुपये का डिविडेंड बांटना इज नॉट अ जोक। अपकमिंग डिविडेंड्स की कुछ बातें देखते हैं। अपकमिंग डिविडेंड्स में कुछ ये कंपनीज हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कब अनाउंस किया वो डेट भी आ रही है, यहाँ ध्यान से देखो। एक तो सबसे पहले है कंपनी का नाम की कौन सी कंपनी है, उसके बाद में दिया है कि डिविडेंड पर शेयर कितना है, 85 रुपये आ रहा है, 85 रुपीज़, टाइड वाटर ऑयल। उसके बाद में 3rd नंबर पे कोल इंडिया लिमिटेड जो 5 रुपये 85 पैसे बांट रहा है, जिसका 58% आ रहा है। 58% अगर 5.85 है, इसका मतलब उसकी फेस वैल्यू होगी 1 रुपया। 1 रुपये पे नहीं सॉरी 10 रुपये। 10 रुपये का 58% इज 585। सो 10 रुपये की उसकी फेस वैल्यू है। उसके बाद ये देखो, अब आपको यहाँ लगता है कि सर क्रिसिल, ये जो कंपनी है क्रिसिल, इसने 1100% का डिविडेंड बांटा। 1100% बहुत ज़्यादा डिविडेंड दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमाउंट कितनी आ रही है? सिर्फ 11 रुपये, यानी उसका एक शेयर 1 रुपये का है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 1 रुपये का, उसका 1100% डिविडेंड बांटा जा रहा है। देखा? तो ये सारी चीज़ें हैं सर। यहाँ पे अनाउंस कब किया ये भी आपको दिख रहा है, 18 मार्च, 20 मार्च, ऐसा। ये 26 फेब। कौन सा था वो? अपन ने क्रिसिल था ना। अभी क्रिसिल का कुछ डेटा देखते हैं, अगर यहाँ पे पता चला तो मैं आपको बताता हूँ। करंट मार्केट प्राइस उसकी
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आ रहा है। चलो बाकी की चीज़ें बाद में देखेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द फॉर्म, कैश में डिविडेंड बांटना। अब ऐसे केस में क्या होता है सर कि कंपनी सबसे पहले साल के अंत में या इंटरिम डिविडेंड जो भी होता है तब जब डिक्लेयर करती है उसके कुछ समय बाद में आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसमें प्रोसीजर ऑफ डिविडेंड पेमेंट लिखा रहेगा। 5 दिन के अंदर में ये अकाउंट में जमा कराओ, 30 दिन के अंदर में पेमेंट करो, एंड सो। नाउ द कैश डिविडेंड इज द थिंग। कैश डिविडेंड में क्या है सर, कैश डिविडेंड में आपको जो कंपनी होती है उसको पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। किसके? शेयर होल्डर के। ये हो गया एक तरीका डिविडेंड बांटने का। दूसरा तरीका होता है सर स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड मतलब कई बार क्या होता है कि कंपनी के पास में ना कैश नहीं है। इस साल कंपनी का प्रॉफिट हुआ है लेकिन कंपनी के पास इतनी कैश नहीं आई, अटका पड़ा होगा डेट एंड ऑल दैट में कहीं पे। नाउ द थिंग इज कि कंपनी इस टाइम पे अगर साल में कहीं रिटर्न देना है शेयर होल्डर को और कैश इतनी है नहीं, तो कैश डिविडेंड तो नहीं बांट पाएगी, लेकिन ऐसे केस में कंपनी बोनस शेयर्स ज़रूर दे सकती है। इसी को कहा जाता है स्टॉक डिविडेंड। आइए पढ़ते हैं कुछ चीज़ें। स्टॉक डिविडेंड का मतलब क्या है? इन अदर वर्ड्स द डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर। स्टॉक डिविडेंड का मतलब होता है डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स। दीज आर पेड इन अ मैनर टू मेंटेन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। स्टॉक डिविडेंड बांटने से या बोनस शेयर बांटने से ओनरशिप कंपनी की नहीं बदलती। पहले 1000 शेयर थे, अब 10% और एक्स्ट्रा शेयर बांट दिया, यानी 1100 शेयर हो गए, लेकिन सबकी ओनरशिप अभी भी उतनी ही है। क्योंकि पहले अगर जिसको 50% था, मान लो जो पहले किसी का 10% हिस्सा था कंपनी में, तो उसको 10% ऑफ द बोनस शेयर ही मिला है। तो बोनस शेयर मिलने के बाद में भी ओनरशिप सेम है। पेइंग स्टॉक डिविडेंड मीन्स रिडक्शन ऑफ रिजर्व्स एंड इंक्रीज इन द शेयर कैपिटल बट नो इफेक्ट ऑन द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। क्योंकि जब आप बोनस शेयर बांटते हो ना, तो बुक्स में क्या एंट्री होती है ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जब आप ये बांटते हो, क्या बोलते हैं उसे, बोनस शेयर बांटते हो, तो सबसे पहले तो सर आपका रिजर्व जो है ये होता है डेबिट, यहाँ से पैसा निकलता है लेट से 50 लाख रुपए। और दूसरा शेयर कैपिटल जो है ये होता है क्रेडिट, यहाँ से पैसा निकला 50 लाख रुपए। और दोनों ही लाइबिलिटी साइड है बैलेंस शीट की, एक जगह पे डेबिट एक जगह पे क्रेडिट। नेटवर्थ में कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों का टोटल ही नेटवर्थ है। एक जेब से 10 रुपये डाल के दूसरे जेब में निकाल के 10 रुपये दूसरे जेब में डालना, एक जेब से 10 रुपये निकाल के दूसरे जेब में 10 रुपये डालने से अमाउंट जो नेटवर्थ मेरी रहेगी वो 10 ही रुपये रहेगी। क्योंकि मेरे पास पहले भी 10 रुपये थे, मेरे पास अभी भी 10 रुपये, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बदल गया। मैं बोलता था लेफ्ट में थे अब राइट में है, वैसे ही बोलेंगे पहले भैया रिजर्व्स में पैसा पड़ा था अब कैपिटल बन गया उसका। तो ये दो मेथड है जो हमारे सिलेबस में दी है सर। एक तो हो गया कैश डिविडेंड, एक तो हो गया स्टॉक डिविडेंड। अब तीसरा आता है सर प्रॉपर्टी डिविडेंड और स्क्रिप डिविडेंड। पहले बात तो प्रॉपर्टी डिविडेंड का नाम सुनते ही आपको लगेगा सर क्या बात है, यहाँ पे हमको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेगी डिविडेंड के रूप में, कोई मेरे को ज़मीन वगैरह मिल जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रॉपर्टी देना कोई मजाक बात नहीं है, रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये जो आखिरी के दो है, थर्ड और फोर्थ, इंडिया में फॉलो नहीं होता और अलाउड भी नहीं है। तो प्रॉपर्टी डिविडेंड का मतलब क्या होता है? कई बार क्या होता है, मेरी कंपनी ले लो, अब लेट से मैं बनाता हूँ डेयरी मिल्क भी छोड़ दो, मैं बनाता हूँ मोबाइल फ़ोन्स, OnePlus मोबाइल फ़ोन्स बनाता हूँ। साल भर में बहुत बनाए फ़ोन, बहुत बेचे फ़ोन, अरबों खरबों रुपए कमाए। साल के अंत में मेरे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटना है। मैं क्या करूँगा सर, सबको एक एक OnePlus 60 दे दिया, OnePlus 7 दे दिया। ये जो मैंने बांटा मेरे स्टॉक में से ही निकाल के मैंने उनको बांटा। मेरे गुड्स जो मैं बेचता हूँ मार्केट में वो ही मैंने बांट दिया शेयर होल्डर्स में। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी डिविडेंड, ध्यान देंगे आप। समटाइम्स डिविडेंड इज पेड इन द फॉर्म ऑफ असेट इंस्टेड ऑफ पेमेंट इन द कैश। ना कैश गया अब, ना बोनस शेयर्स गए, क्या गया आपको गया सर कंपनी का स्टॉक, असेट। द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिविडेंड इज मेड whenever the asset is no longer required in the business such as the investment or stock of finished goods। कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कब ये प्रॉपर्टी डिविडेंड दिया जाएगा। फिर देखो आप मोबाइल फ़ोन
बेचो, उससे कैश आएगी, कैश दो इन्वेस्टर को, या मोबाइल फ़ोन दो इन्वेस्टर को। तो इन्वेस्टर बोलेगा हमको कैश दे दो यार, कैश ज़्यादा काम आएगी, मोबाइल फ़ोन हमारे ज़्यादा काम नहीं आएगा। और कंपनी को तो सेम ही बात पढ़नी है, मोबाइल फ़ोन दो या कैश दो, इससे अच्छा कैश दे दो। आप ये बोलोगे। नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। मार्केट में OnePlus 7 आने वाला है और कंपनी के पास में OnePlus 60 का बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, अभी तक बिका नहीं है। अब ध्यान दो, अब अगर कंपनी ने कैश बांटा तो वो कैश कहीं और इस्तेमाल किया जा सकता था, और मोबाइल फ़ोन OnePlus 60 ऐसे ही पड़े रहेंगे OnePlus 7 के लॉन्च के बाद में। तो क्योंकि OnePlus 7 आने वाला है, वो कैश शेयर होल्डर को ना देते हुए उतने ही अमाउंट का OnePlus 60 का फ़ोन निकाल दो मार्केट से, आपका स्टॉक कम हो जाएगा, जो पड़े रहना है। एक बार OnePlus 7 आ गया, OnePlus 60 बिकना बंद हो गया आपके यहाँ से, तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। जो आज 40,000 का फ़ोन है उसकी वैल्यू गिर जाएगी, उसको ना के बराबर कोई खरीदेगा। आज कम से कम आप ये बोल के तो बांट सकते हो कि हमने 40,000 रुपये बांटे मोबाइल फ़ोन के रूप में शेयर होल्डर को, तो एक तरह से 40,000 का डिविडेंड आपने दिया। आई बात समझ में? आपको आपकी कंपनी में कुछ ऐसा आइटम है जो कि अब पुराना हो गया है, खराब नहीं बोल रहा हूँ मैं, पुराना हो गया है या भैया आउटडेटेड हो गया, आप वो बांट दो। आपके काम का नहीं है लेकिन उनके काम तो आएगा, कोई मना नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड एज आपका प्रॉपर्टी डिविडेंड। तीसरी चीज़ है सर स्क्रिप डिविडेंड। स्क्रिप डिविडेंड में क्या होता है, बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ। स्क्रिप डिविडेंड एक तरह का कैश डिविडेंड है, जो पहला वाला पार्ट था, लेकिन कंपनी कैश नहीं दे रही। कंपनी क्या बोल रही है, एक लेटर लिख के दे रही है, प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि सर हम आपको 50 रुपए का डिविडेंड बांटेंगे आगे फ्यूचर में, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या अगले साल। मतलब आपने फिक्स कर दिया कि बांटोगे, यानी एक तरह से मेरे को मिलने वाले हैं, ये कंफर्म हो गया। लेकिन कंपनी के पास में कैश नहीं थी। कई बार क्या होता है मैं बताता हूँ, कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, साल भर निकाला, कंपनी अच्छे से मेहनत कर रही है, कमा रही है, लेकिन अभी एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी के पास में कैश इतनी नहीं है। और अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं बांटा तो शेयर होल्डर्स का भरोसा कंपनी पे से उठ जाएगा कि यार ये तो साल भर से कुछ भी नहीं दिया, मैं मेरा शेयर बेच के कहीं और इन्वेस्टमेंट करता हूँ। शेयर होल्डर ऐसा ना करे, यानी कुछ ना कुछ तो मैंने देना बनता है इस, और मेरे पास अभी कैश भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक प्रॉमिसिंग लेटर बना के दे दूंगा कि अगले 2 साल में हम आपको 50 रुपये डिविडेंड देंगे, ये जो इस साल का डिविडेंड है। तो आपने अभी सिर्फ एक स्क्रिप्ट दिया है, प्रॉमिस दिया है कि आप आगे दोगे। एक तरह से वो कैश ही है, लेकिन आज नहीं मिल रहा, फ्यूचर में कहीं जाके मिलेगा आपको। सो पढ़ेंगे सर आपको, पढ़ेंगे आपको मतलब आप पढ़ेंगे सर। अ कंपनी मे नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स टू इशू सच डिविडेंड्स। कंपनी के पास में हो सकता है पैसा ना हो, सो इंस्टेड इट इश्यूज अ स्क्रिप्ट डिविडेंड विच इसेंशियली इज अ प्रोमिसरी नोट। एक तरह का प्रोमिसरी नोट है, जो विच मे और मे नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है 50 रुपये फिक्स कर दे, ये 50 रुपये प्लस 10% इंटरेस्ट, टू पे शेयर होल्डर्स एट अ लेटर डेट। आगे जाके भविष्य में कभी मैं ये पैसा दूंगा, ये मैं आज प्रॉमिस कर रहा हूं, ये मैं प्रोमिसरी नोट दे रहा हूं, जिसको बोला जाता है स्क्रिप्ट। द डिविडेंड क्रिएटेड इज अ नोट पेबल। बाकी सब ठीक है, छोड़ दो। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। 4 फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड बताया इंस्टीट्यूट ने, अगर क्वेश्चन पूछा तो आपको 2 तो लिखना ही है, कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड। सर प्रॉपर्टी डिविडेंड और स्क्रिप्ट डिविडेंड हमारे इंडिया में नहीं दिया जाता। तो हमारे इंडिया में रूल है कि भैया अगर आपके पास में डिविडेंड पे करने लायक कैश है तो ही आप डिविडेंड डिक्लेयर करो, नहीं तो डिविडेंड डिक्लेयर ही मत करो, क्योंकि आपके हाथ में होता है, आप चाहो तो मत दो, ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू डिक्लेयर द डिविडेंड। सो दिस इज़ व्हाट द आंसर टू दिस एंटायर थिंग इज। ये था आपका सर फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड वाला क्वेश्चन। सो 2 कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे खत्म किए सर, एक तो था डिविडेंड और दूसरा था फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। अब मैं तीसरी चीज़ की बात करता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। एक सेकेंड हाँ।
लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, वेरियस डिविडेंड पॉलिसीज। 3 तरह की डिविडेंड पॉलिसी होती है। अगर आप दिमाग लगाओ सर, 3 तरह की डिविडेंड पॉलिसी होती है। सबसे पहला एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे आपको। सबसे पहले क्या है, कंपनी डिविडेंड कहाँ से बांटती है? कंपनी डिविडेंड बांटती है सर जितना कंपनी ने पैसा कमाया है वहां से। सो लेट्स से कंपनी ने टोटल अर्निंग कंपनी की हुई है 5 लाख रुपए। अब कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर है 50,000। उसके हिसाब से ईपीएस जो बनता है वो है 10 रुपये। कंपनी ने डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड रेट जो है, कंपनी ने 50% का डिविडेंड रेट डिक्लेयर किया, यानी कि 50% ऑफ द फेस वैल्यू वो सॉरी डिविडेंड पे आउट रेशियो लेता हूँ। पे आउट रेशियो 50% का डिक्लेयर किया, या 50% भी नहीं, सिंपल कहानी करते हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अर्निंग, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया सर 6 रुपये का, कर दिया कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर। अब क्या होगा, ये एक तरीका है डिविडेंड बांटने का कि हर साल इन्वेस्टर को 6-6 रुपये देते जाओ, उसकी इनकम फिक्स हो जाती है। और चौथे साल में जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा उसको आइडिया आ जाएगा कि कम से कम 6 रुपये तो डिविडेंड मिलना ही है। तो फिक्स हो जाता है कि यहाँ अगर मार्केट प्राइस आपकी 100 रुपये है तो 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के बाद 6% तो फिक्स हो गया। ये तो सिर्फ डिविडेंड की इनकम हुई, कैपिटल अप्रिशिएट हुआ वो इनकम अलग रहेगी, यानी 6% आपका फिक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, आप इन्वेस्टर अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, क्योंकि इक्विटी शेयर रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है और उसमें भी आप अगर कहीं कॉन्फिडेंस दिला पा रहे हो शेयर होल्डर को किसी हद तक, तो आप शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। सो 6 तो आपने यहाँ पे कमा लिया, आपने बांट दिया। कंपनी की डिविडेंड पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हैं कि कंपनी क्या क्या तरीके से डिविडेंड बांट सकती है। पहली बात जो मैंने बोला वो है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। हर साल आप 6 रुपए बांट रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। बहुत ही अच्छा है सर, जब आप हर साल सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड बांटते हो तो इन्वेस्टर को एक भरोसा हो जाता है कि इतना तो हमको कम से कम अगले साल मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस मेथड में एक दिक्कत है। ये मेथड तो आपने समझ ली कि कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर है, लेकिन इस मेथड में एक दिक्कत है। और दिक्कत क्या है, आप 6 रुपए ही बांट रहे हो, कंपनी कमाते जा रही है, कमाते जा रही है। पहले साल कंपनी का ईपीएस था, सॉरी अर्निंग था 5 लाख, फिर कंपनी का अर्निंग हुआ 10 लाख, फिर कंपनी का अर्निंग हुआ 20 लाख, फिर कंपनी का अर्निंग हुआ 40 लाख। कंपनी ज्यादा कमाई जा रही है, लेकिन हमको इन्वेस्टर्स को उतना ही 6 रुपए पर शेयर मिल रहा है। हमारा भी तो डिविडेंड बढ़ना चाहिए। क्यों? आपका डिविडेंड क्यों बढ़ना चाहिए? वो कंपनी कमा रही है, कंपनी के मेहनत से कमा रही है, वो आपको क्या लेने देना उससे? ना 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 ना। कंपनी में इन्वेस्टमेंट किसने किया? हमने। कंपनी किसके पैसों से इतना कमा रही है? हमारे। कंपनी ज्यादा कमा रही है हमारे पैसों से, तो हमने भी ज्यादा कमाना चाहिए। हमारे पैसों से आप अगर ग्रो कर रहे हो तो हमको भी ग्रोथ मिलनी चाहिए। सो यहाँ पे वो शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे जब शेयर होल्डर को यह पता चलेगा कि यार भले कंपनी की अर्निंग बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, लेकिन हमारा जो डिविडेंड है वो नहीं बढ़ रहा। तो कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर में क्या होता है, ग्राफ कुछ इस तरह से है कि आपको 6 रुपये पर शेयर मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। लेकिन कंपनी की जो ग्रोथ है, अर्निंग्स है, कंपनी की अर्निंग कुछ इस तरह से थी, कंपनी की अर्निंग इस तरह से है, तो कंपनी तो ज़्यादा कमाते जा रही है, लेकिन आपका डिविडेंड नहीं बढ़ रहा। यह है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स नाराज़ हो जाते हैं, और शेयर होल्डर्स नाराज़ हो गए तो क्या हो सकता है सर? शेयर होल्डर्स नाराज़ हो गए तो अबे यार ये कंपनी में मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ये मेरे को ज़्यादा देते ही नहीं है, मतलब मैं 6 रुपये ज़्यादा कभी कमा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है साला, हर साल 6 ही रुपये बांटती है, कभी ज़्यादा बांटेगी नहीं है, तो मुझे ज़्यादा चाहिए। बहुत सारे शेयर होल्डर यहाँ से निकल के कहीं और इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे। और ऐसे टाइम पे आपके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप एक परसेंटेज डिसाइड कर दो अर्निंग्स का।
अर्निंग्स का जैसे ही आप एक परसेंटेज डिसाइड कर दोगे डिविडेंड के लिए, तो क्या होगा, कंपनी ने ज़्यादा कमाया तो डिविडेंड भी ज़्यादा बटेगा। लेट्स से हम परसेंटेज डिसाइड करते हैं सर 50%। अब यहाँ पे क्या होगा, ईपीएस निकालते हैं हर केस में। 10 लाख में ईपीएस आएगा 20, यहाँ ईपीएस आएगा 40, यहाँ ईपीएस आएगा 80। ठीक है। अब अगर आप डिविडेंड बांटने जाओगे तो डिविडेंड यहाँ पे आएगा 5, भले ही कम मिला पहले साल में। यहाँ डिविडेंड आपको मिलेगा 10 रुपये का 50% 5, 20 रुपये का 50% 10, 20, 40। कंपनी की अर्निंग बढ़ते जा रही है सर, आपकी भी डिविडेंड की अर्निंग बढ़ते जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको जो हर साल डिविडेंड मिलने वाला है वो लिंक कर दिया गया है अर्निंग से। तो अर्निंग ग्रो होएगी तो आपकी डिविडेंड भी ग्रो होएगी, और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा। तो अर्निंग अगर आपकी ये है तो जो डिविडेंड रहेगा वो आपका कुछ इस तरह से होगा, यानी अर्निंग के साथ साथ आपका डिविडेंड भी बढ़ रहा है। ये चीज़ समझ में आई क्या? ठीक है। प्रॉब्लम इसमें भी है एक, सर आपने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी कि यार अब कम से कम इन्वेस्टर्स को होप है कि कंपनी ने ज़्यादा कमाया तो हमारा डिविडेंड भी बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है 50% ऑफ द अर्निंग ये बांट देती है। इसमें दिक्कत क्या है, किसी दिन कंपनी की अर्निंग गिरी तो आपको जो मिलने वाला डिविडेंड है वो भी गिर जाएगा। मान लो यहाँ तक आ गए, और ये हो जाएगा गलत। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि कम से कम 6 रुपये पहले हमको मिल तो रहा था। अब क्या हुआ सर, क्योंकि आपने वो फिक्स कर दिया तो कंपनी ने कमाया लेट से 8 रुपये पर शेयर और हमको मिला 4 रुपये पर शेयर। ये तो गलत हो गया। यानी अर्निंग्स की ग्रोथ के साथ डिविडेंड ग्रो होगा, ये तो सच है, लेकिन अर्निंग्स अगर गिर गई तो उसका 50% यानी डिविडेंड भी गिर सकता है। 6 रुपए से कम हो सकता है किसी साल नुकसान हो गया, किसी साल प्रॉफिट आपको सिर्फ 1000 रुपये हुआ, उस साल कंपनी ने डिविडेंड बांटा ही नहीं, अब मतलब उसका 50% डिविडेंड क्या आएगा यार, कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसे केस में आपको जो उस साल डिविडेंड मिलने वाली है वो बहुत ज़्यादा गिर भी सकती है। अब यहाँ पे भी शेयर होल्डर नाराज़ हो जाते हैं। शेयर होल्डर बोलते हैं कि यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को इनकम मिल ही नहीं रही है किसी साल में क्योंकि कंपनी ने नहीं कमाया या बहुत कम कमाया। कम से कम एक अमाउंट जो है इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए, और उसके ऊपर अगर कंपनी ज़्यादा कमाती है तो मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए। सब इन्वेस्टर मतलबी होते हैं, शेयर होल्डर्स। तो अगर कंपनी ने कम कमाया तो मेरे को इतना तो दो। इसका मतलब एक और रास्ता जो हमारे पास में वो है कि आप एक फिक्स कर दो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर आप हर साल दोगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। इसके बाद अगर उसके ऊपर कंपनी कुछ कमाती है तो आप उनको एक्स्ट्रा दोगे। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। आप एक काम करो, 2 रुपये पर शेयर फिक्स कर दो डिविडेंड का, 2 रुपये भी नहीं, 4 रुपये पर शेयर फिक्स कर दो, प्लस 40% ऑफ द अर्निंग्स कर दो। तो आपने क्या किया, एक छोटा अमाउंट फिक्स कर दिया, तो फिक्स वाला कंपोनेंट भी आ गया प्लस वेरिएबल वाला कंपोनेंट भी आ गया। ये जो 4 आप देख रहे हो ये फिक्स वाला कंपोनेंट है, और ये जो देख रहे हो आप ये वेरिएबल वाला कंपोनेंट है। आई बात समझ में? तो अब अगर यहाँ पे आप करोगे तो कम से कम 4 रुपये फिक्स है, उसके बाद में 40% ऑफ द अर्निंग बोला, तो अर्निंग थी 10, 10 का 40% 4, यहाँ हो जाएगा आपका 4 + 4 8 रुपये का डिविडेंड। यहाँ क्या होगा, 4 + 40% ऑफ द अर्निंग यानी 20, 20 का 40% इज 8, ये हो जाएगा 12। यहाँ होगा 4 + 40 का 40% इज 16, तो ये हो जाएगा 20। तो दिख रहा है आपका एक लेवल, और ये जो नीचे आया ना यहाँ पे, ये नीचे अगर आया किसी कारणवश तो कम से कम 4 रुपये आपको मिलेंगे प्लस 40% ऑफ द अर्निंग। या किसी साल मत दो ना, एक्स्ट्रा। दिस इज एक्स्ट्रा का मतलब अगर हमने ज़्यादा कमाया तो एक्स्ट्रा बांटेंगे, नहीं तो 4 रुपये तो फिक्स है ही है। अब ऐसे केस में आपका ग्राफ कैसे बनता है सर?
ये ग्राफ ऐसे बनेगा कि यहाँ तक तो इतनी ग्रोथ तक तो इनकम आपको 4 रुपये मिल रही है, इसके ऊपर आपको यहाँ इतनी मिली, और अगर कहीं इनकम वापस गिरी तो आपको कम से कम इतना तो मिलता ही जाएगा। यानी आप 4 के नीचे कहीं नहीं आ रहे हो, ऊपर जा सकते हो, नीचे नहीं आ सकते, ये फिक्स हो गया। तो एक चीज़ अच्छी होती है कि कम से कम छोटा अमाउंट फिक्स कर दिया, प्लस उसके ऊपर यार कंपनी ने ज़्यादा कमाया तो एक्स्ट्रा देगी, नहीं तो नहीं देगी। ये थे 3 मॉडल आपके, ध्यान दो। नाम फिर से पढ़ेंगे। कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, हर साल 6 रुपये बांटना, ये हो गया वो, ठीक है। और ये था कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ अर्निंग, हर साल 50% ऑफ द अर्निंग्स बांटना। पहले वाले में जो दिक्कत थी दूसरे में सॉल्व हुई, दूसरे में जो दिक्कत थी वो तीसरे में सॉल्व हुई। यहाँ पे 4 रुपये हमने फिक्स करके 40% बांटा, या कभी बांटा कभी नहीं बांटा, ये अपने मन पे रहेगा। कम से कम 4 रुपये तो फिक्स हो गए, ये एक चीज़ है जो हमने अभी देखी, ठीक है। अब आप ये भी नोट कर लो, थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूँ, ये एग्जाम्पल के साथ में आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं 2 मिनट का ब्रेक लेके।
बड़े सर आगे ध्यान देंगे। ये हमारा पार्ट खत्म हो गया, फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड भी खत्म हो गया, वेरियस डिविडेंड पॉलिसीज भी खत्म हो गया। तो तीन चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूँ फैक्टर्स डिटरमाइन डिविडेंड पॉलिसी। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में थ्योरी के लिए आ सकता है बस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, जो मैक्सिमम पार्ट कवर करता है आपके सिलेबस का, उससे इसका कोई आज सच लेना देना नहीं है। बात क्या कर रहे हैं सर? हम बात ये कर रहे हैं कि जब कंपनी डिविडेंड बांटती है शेयर होल्डर में, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखना ज़रूरी है। आप सोचो, आप इन्वेस्टमेंट, जैसे आप, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जब आपकी शादी की उम्र हो जाएगी या फिर आपको अगर गर्लफ्रेंड बनाना है, बॉयफ्रेंड बनाना है, तो आप क्या करते हो सर कि आपकी एक ना सेट होते हैं कि बंदी में या बंदे में ये होना चाहिए। शादी करते टाइम पे भी बंदा देखेगा कि लड़की में ये क्वालिफिकेशन हो, ये गुण हो, यहाँ से हो, वहाँ से हो, ये हाइट, वो हाइट, ठीक है, मोटा पतला जो भी है। बंदी भी देखेगी बंदे में कि भैया पैसा कितना कमा रहा, क्वालिफिकेशन क्या है, नेचर का कैसा है, घर वाले कैसे हैं, एंड सो दैट थिंग। सो कोई भी डिसीजन लेते समय पे हम बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। उसी तरह से डिविडेंड कितना बांटना चाहिए, ये डिसीजन लेते समय कंपनी को कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। और वो फैक्टर्स क्या है, ये हम देखने वाले हैं इस वाले पार्ट में। सो दिस इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट ऑफ द डिविडेंड डिसीजन, या फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहला पार्ट आता है सर अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड, क्योंकि डिविडेंड अगर आपको बांटना है तो आपके पास में कैश होनी चाहिए। मन से आपने बहुत ज़्यादा कमाया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख रहा है, और आप उठा के डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस पे फेसबुक पे डाल दिया आपने, 50 रुपये डिविडेंड बांटूंगा मैं 1 शेयर पे, नहीं चलता। आपका बैंक अकाउंट भी देखो कि 50 रुपये पर शेयर है क्या, क्योंकि आप अर्निंग्स में से बांटने की बात कर रहे हो, लेकिन कैश और अर्निंग्स में फ़र्क होता है। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता रहा है कि आपने 100 लाख रुपए साल के कमाए, दैट डजंट मीन कि 100 लाख रुपए बैंक अकाउंट में है। वो एक्रूअल बेसिस पे आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, वो कैश बेसिस पे बैंक अकाउंट मैनेज होता है। आई बात आपको समझ में? तो अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर है सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये भी ध्यान में रखो कि आपको अपने जो कैपिटल आप लेके आए हो, 100 करोड़ का कैपिटल आप लेके आए हो, उस पर खर्चा कितना जा रहा है। मतलब ध्यान दो, इफ द फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स कैन बी फाइनेंस्ड थ्रू डेट, relatively cheaper source of finance, then it should be preferred to distribute more dividend. But if the financing is to be done through a fresh issue of equity, it is better to use retained earning as much as possible. आपने कमाए 10 लाख रुपए एग्जाम्पल के तौर पे, आपकी कंपनी ने कमाए पैसा, कितना कमाए सर? 10 लाख रुपए कमाए। और कंपनी ने क्या किया, 10 लाख में से 5 लाख रुपए बांट दिए। आपके पास में मान के चलो 10 लाख रुपए कमाई भी थी, 10 लाख रुपए कैश भी थी, 5 लाख रुपए बांट दिए। कंपनी के पास कितना पैसा बचे? 5 लाख रुपए। दूसरा साल शुरू हुआ, बांट दिए, साल खत्म हो गया, कहानी खत्म, आगे बढ़ते। दूसरा साल शुरू हुआ और 2 महीने में आपके पास एक रिक्वायरमेंट आ गई। 2 महीने में कुछ पैसा कमाया तो 2 लाख रुपए कमाया, अब 7 लाख रुपए हो गए कंपनी के पास में। और 2 महीने बाद में रिक्वायरमेंट आ गई आपके पास में। रिक्वायरमेंट इस तरह से आई है कि आपको यहाँ पे ऑफिस के लिए नया फर्नीचर लाना है और कुछ कंप्यूटर्स लाने हैं, और इन सब की कीमत जा रही है आपको 15 लाख रुपए। 15 तो खैर ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10 लाख रुपए। अब क्या होगा, आप 7 लाख मान लो यहाँ पे पूरे यूज़ कर लो, लेकिन अब जो 3 लाख रुपए है ये आप फाइनेंसिंग करवाओगे, बाहर से कहीं से लेके आओगे, क्योंकि आपको 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप रोक नहीं सकते, आप खरीदना पड़ेगा। ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे सर? फाइनेंसिंग करवाओगे। तो आप डेट इशू कर सकते हो मार्केट में डिबेंचर इशू करवा लो, लेट से 10% के लोन पे। लोन ले लो ना, बेसिकली बोलने का मतलब लोन ले लो। अगर आपको लोन मिलता है 12% से लोन, तो लोन ले लो। यहाँ तक कहानी सही है, ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 12% पे लोन नहीं मिलता, लोन की कीमत जा रही है 20%,
और आप बोल रहे हो कि बहुत महंगा पड़ रहा है, और दूसरा ऑप्शन आप लेते हो कि चलो एक काम करते हैं, इक्विटी इशू करते हैं मार्केट में। अब इक्विटी इशू करते हैं तो इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपकी 16%। अब एक चीज़ मैं प्रैक्टिकली बता दूं आपको कि 3 लाख रुपए के लिए सिर्फ इक्विटी शेयर मार्केट में इशू नहीं किया जा सकता प्रैक्टिकल लाइफ में। 3 लाख रुपए बहुत छोटी रकम है, लेकिन हम सिर्फ एक छोटी रकम समझाने के लिए ईजी जाती है इसलिए लेके चल रहे हैं। आप उसको 3 करोड़ मानो या 300 करोड़ मानो, ठीक है, मान के चलो कि इक्विटी शेयर अभी पॉसिबल है रेस करना। तो अब मैं इक्विटी शेयर के लिए जा रहा हूँ। अब गनीमत देखो क्या है, यहाँ पे गलत डिसीजन कैसा हुआ आपका। आप और इक्विटी रेस कर रहे हो मार्केट में 3 लाख रुपए के लिए, और ये जो आपने पैसा बांटा 5 लाख रुपए, ये भी इक्विटी वालों को बांटा, उन्हीं इक्विटी वालों को बांटा जो ऑलरेडी शेयर होल्डर थे। लेकिन अब ये नए इक्विटी शेयर होल्डर आप कंपनी में लेके आ रहे हो उतने ही पैसों के लिए, मतलब 5 में से ही 3 लाख रुपए। तो गलत क्या किया, जब आपके पास में पैसे थे पहले ही रोक के रख लेते। 5 लाख रुपए क्यों बांटने की जरूरत थी, सिर्फ 2 लाख रुपए बांटते तो 3 लाख बच जाते। 3 लाख बच जाते तो आखिरी में यहाँ पे 10 लाख आता, 10 लाख का 10 लाख यहाँ यूज कर लेते, 1 भी रुपया की रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा नहीं रहती, तो इक्विटी शेयर और मार्केट में रेज नहीं करना पड़ता। इक्विटी शेयर मार्केट में रेज करके आप गलत क्या कर रहे हो कि आप अपनी ओनरशिप जो है कंपनी के शेयर होल्डर्स की ओनरशिप डाइल्यूट कर रहे हो, क्योंकि कुछ हिस्सा अब ये नए शेयर होल्डर वालों के पास में चला जाएगा कंपनी का, जो पूरे के पूरे पहले इन शेयर होल्डर वालों के पास में था। नहीं बांटते ना डिविडेंड, नहीं बांटते डिविडेंड, लेकिन आपने बांटा, ये कर दिया गलत। इक्विटी को डिविडेंड बांट के फिर से इक्विटी रेज नहीं करना चाहिए जब आपको लगता है हाँ ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर डेट रेज करके हो सकता है जिसमें कीमत सिर्फ 12% पड़ रही है, तो ठीक है, 16% का पैसा देके 12% पे ही लेके आ रहे हो ना, चलता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर इक्विटी लेके आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। आपको बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूँ, आप ओनर हो कंपनी के, मैंने आपको 5 लाख रुपए डिविडेंड दे दिया, 2 महीने बाद पता चला मुझे 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए और चाहिए, और मैं मार्केट में जा रहा हूँ नया इक्विटी शेयर होल्डर ढूंढने के लिए, और मैं उसको कंपनी की ओनरशिप दे रहा हूँ। आपको अच्छा लगेगा? आप अभी पूरे 100% ओनर हो कंपनी के, अब 20% 10% वो लेके जाएगा ओनरशिप कंपनी की, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो 5 लाख रुपए देना आपको काम नहीं आया। आपके 5 लाख रुपए में से आपको 2 ही लाख देता, मैं 3 लाख रख लेता, वो आज काम आते। हम मतलब इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर्स इशू नहीं करते और आप ही 100% ओनर रहते आखिरी में, और पैसे भी मिल जाते हैं। सो ऐसे टाइम पे डिसीजन गलत होता है। आगे तीसरा है सर कैपिटल स्ट्रक्चर। एक ऑप्टिमम डेट इक्विटी रेशियो भी मेंटेन करके रखना ज़रूरी है, शुड ऑल्सो बी अंडर कंसिडरेशन फॉर द डिविडेंड डिसीजन। बोलने का मतलब कैसा, जब आप डिविडेंड नहीं बांटते हो, ध्यान दो, आपकी ये लाइबिलिटी साइड है, यहाँ पे इक्विटी है, रिटेन्ड अर्निंग है, और ये डेट है, ठीक है। अब इक्विटी है 100 की, डेट है 50 का, और ये है 50 का। तो अगर आप ध्यान दोगे तो 150 और 50 का डेट इक्विटी है, यानी कि ये टोटल इक्विटी जो है ये कहलाता है 150 का। अब 50/150 अगर आप करते हो तो वो आता है 1:3 का डेट इक्विटी रेशियो, यानी कि हर 3 रुपये के बदले में कंपनी में 1 रुपये का डेट है, कंपनी 1 रुपये का डेट है। अब ये कहा जाता है कि ऑप्टिमम डेट इक्विटी रेशियो है, ये मेंटेन करके रखना चाहिए। आपने कमाए सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल 50 लाख, मान लो आपने 50 लाख कमाए और डिविडेंड कुछ भी नहीं बांटा, तो पूरा पैसा कहाँ जाएगा? रिटेंशन में जाएगा, यानी कि 50 लाख रुपए रिटेंशन में चला जाएगा। यानी कि अब ये 50 लाख का हो गया और 50 लाख 100, तो ये टोटल हो गया आपका सर 100 और 100 200 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा लो। अब ये हो गया 100 200 हो गया, और आपका डेट कितना है? 50। अब अगर डेट इक्विटी रेशियो देखोगे तो वो 1:4 हो गया, यानी कि 4 रुपए की इक्विटी के बदले 1 रुपए का डेट आप कंपनी में इस्तेमाल कर रहे हो। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हो सकता है कि यार आप ऑप्टिमम यूज करो, ना ज़्यादा डेट ना ज़्यादा इक्विटी। अब यहाँ पे क्या हो गया? ज़्यादा इक्विटी हो गया, 1:3 से 1:4। अगर ये ऑप्टिमम है, वो तो अब कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा ऑप्टिमम क्या है। अगर 1:3 ऑप्टिमम है तो यहाँ पे आपको डिविडेंड बांटना ज़्यादा ज़रूरी है और सही है, पूरा का पूरा रिटेन मत करो, एकदम ज़्यादा भी डिविडेंड मत बांटो कि डेट इक्विटी रेशियो कम हो जाए। यही था मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का।
उसके बाद में स्टॉक की प्राइस। स्टॉक प्राइस हियर मीन्स मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। जनरली हायर डिविडेंड, आप अगर ज़्यादा डिविडेंड देते हो, इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द शेयर एंड लो डिविडेंड डिक्रीजेस इट। अगर आप ज़्यादा डिविडेंड देते हो तो इसका मतलब कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है, ये न्यूज़ मार्केट में जाती है। और कंपनी क्योंकि बहुत ही अच्छा कर रही है इसीलिए ज़्यादा डिविडेंड बांट पा रही है। कोई भी ज़्यादा पैसे अगर बांटता है तो आप क्या बोलते हो? ध्यान दो, पेपर में पढ़ते हो ना आप, अगर कोई भी करोड़ों रुपए उसने दान दे दिए, अगर ये बोलते हो तो इसका मतलब पैसा बहुत कमाता होगा, बंदे की रिस्पेक्ट है, बंदा आप अमीर समझने लग जाते हो, यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ गई। वैसे ही कंपनी की वैल्यू बढ़ती है अगर कंपनी ज़्यादा डिविडेंड बांट रही है। कंपनी अगर ज़्यादा डिविडेंड बांट रही है यानी कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है, इसलिए डिविडेंड बांट पा रही है, यानी कि कंपनी की वैल्यू अच्छी है, कंपनी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई, कंपनी के शेयर की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है। कम डिविडेंड बांट रही है यानी कि इसकी औकात नहीं है, इसलिए ये डिविडेंड नहीं बांट रही, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं है, इसके पास में कैश नहीं है, तो वैल्यू और प्राइस गिरती है। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। सर आप बोलोगे डिविडेंड बांटने के बाद में तो प्राइस गिर जाती है, सही है, प्राइस गिरती है टेम्पररीली, बिकॉज कंपनी के जेब से उतना कैश जाने वाला है तो कंपनी की वैल्यू उतने से कम हो जाती है। लेकिन मार्केट में दूसरी तरफ न्यूज़ भी जाती है कि कंपनी अच्छा कमा रही है, तो दोनों का इम्पैक्ट पड़ता है, कम का ज़्यादा का। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन हैंड। डिविडेंड क्या बांटना, कितना बांटना, कैसे बांटना, ये डिसाइड करने के पहले आपको ये चीज़ सोचना ज़रूरी है कि आगे फ्यूचर में आपको कहीं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा तो नहीं लगेगा। अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा लगेगा तो अभी कम पैसा बांटो। एग्जाम्पल के तौर पे अभी देखो यार, सीधी सी बात है, आपने घर पे पापा काम करते हैं। अब अगर घर पे पापा काम करते हैं और घर पे पापा मान लो कमाते हैं 1 लाख रुपए महीने का। अब पापा अगर 1 लाख रुपए महीने का कमाते हैं और हमारा खर्चा 50,000 रुपये महीना है, बचता कितना है सर? 50,000 रुपये महीने का बचता है, ठीक है। अब इस केस में आपने डिमांड कर ली कि सर आपको तो 2 व्हीलर चाहिए, बाइक। अब ये बाइक जो है, ये बाइक सर आएगी आपकी 80,000 की। पुराना कोई भी बैलेंस नहीं है, कम पापा के पास में सिर्फ मान लो 50,000 रुपये। 1 महीना रुका, 50,000 जमा हो गए, दूसरे महीने रुका, 50,000 जमा हो गए, अब टोटल बैलेंस हो गया 1 लाख रुपए का, जिसमें से 80,000 की गाड़ी खरीदनी है। पापा के पास आप 2 महीने से चिल्ला रहे हो गाड़ी दो गाड़ी दो गाड़ी दो। पापा को डिसीजन लेना है कि क्या गाड़ी दिलवाना चाहिए या नहीं। ऐसे टाइम पे पापा ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि जो आने वाला महीना है उसमें मेरे खर्चे कहीं बढ़ तो नहीं रहे। आने वाले 2 4 6 महीनों में अगर खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चा कितना है सर? 50,000 का। अगर उससे ज़्यादा कहीं खर्चा होने वाला है तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी अभी, क्योंकि पैसे सर बचा के रखना है बेटा, पैसे बचा के रखना है। आपके मम्मी का इलाज कराना है अगले 2 महीनों में, उसके लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत लगेगी। आप अभी गाड़ी मत लो। आई बात समझ में? अगर कहीं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखती है आपके बिजनेस को कि यार आपको कहीं और एक प्लांट डालना है जहाँ पे 100 करोड़ रुपए लगने वाले हैं अगले 6 महीनों में, तो अभी डिविडेंड हिसाब से बांटो कि वो 100 करोड़ रुपए पहले आप अलग से निकाल के रखो, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो बांटो, ऐसे मत बांटो। अगर आपके पास में अभी 1100 करोड़ है, अगर आपके पास में मान लो 1100 करोड़ है और आप बोल रहे हो कि मैं 400 करोड़ बांट देता हूं, तो आपके पास सिर्फ 700 करोड़ रहेंगे। और जब 1000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी ना आपको, तब 300 करोड़ की कमी रहेगी और तब आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खो दोगे, क्योंकि आपके पास में पैसा नहीं है। तो हो सकता है किसी और से मिलने वाला कॉन्ट्रैक्ट अब कहीं और चले जाए और आपको नुकसान ज्यादा हो एक गलत डिसीजन लेने की वजह से। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंसिडर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज while deciding what should be the डिविडेंड दिस टाइम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज आती है सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बहुत ही सिंपल सी बात, आप कितना परसेंटेज कमाते हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आप जो परसेंटेज कमा रहे हो 15%, इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, आप जो पैसा रिटेन करके रख रहे हो वो किसका है? आपने तो कमा लिया, किसका पैसा है? इक्विटी शेयर होल्डर का। और ये कॉस्ट, और क्योंकि इक्विटी का पैसा आपके पास में है तो अब उस पे भी आपको डिविडेंड परसेंटेज बांटना पड़ेगा। अगर कंपनी में 100 रुपए आपने जमा कराए थे, इन्वेस्टर ने लगाए थे, और कंपनी में उसकी एक्सपेक्टेशन है 12% की, यानी कि आप 12 करोड़ कमा के दो। 100 करोड़ अगर दिए हैं तो 12 करोड़ कमा के दो। ध्यान दो, सिंपल बता दो, आपको 100 करोड़ मिले हैं मुझसे,
मेरी एक्सपेक्टेशन है 12% की, यानी कम से कम 12 करोड़ रुपए मेरे को आप यहाँ पे कमा के दोगे 1 साल के अंत में, ठीक है। मान लो 12 करोड़ आपने कमा लिया, लेट से 15 करोड़ कमाए, रियलिटी में आपका 15% का IRR है ना। 15 करोड़ कमाए और 1 भी रुपया डिविडेंड नहीं बांटा, तो 15 करोड़ का कमाए और 100 करोड़ पहले से था। अब 115 करोड़ आपके जेब में है, किसका है ये बताओ? आपका है क्या? नहीं सर, आपको तो अपनी सैलरी मिल गई, मेरा पैसा है वो 115 करोड़ रुपए। मेरी तो एक्सपेक्टेशन 12% की थी, कमा के ज़्यादा दिया ना, पूरा मेरा है 115 करोड़। अब अगले साल 115 से शुरू हुआ दूसरा साल, इस पे भी एक्सपेक्टेशन कितनी? जो एक्सपेक्टेशन मेरी है वो है 12% की। इस पे मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी? 12% की। यानी एक चीज समझ में आ रही है आपको यहाँ पे? अब आपको कितना कमाना है इस साल में? 13 करोड़ 80 लाख रुपए। पहले कितना कमाना था पिछले साल में? 12 करोड़। अब कितना कमाना? 13 करोड़ 80 लाख रुपए। क्यों ज्यादा कमाने की जरूरत पड़ रही? क्योंकि आपने सामने वाले का ज्यादा पैसा अपने पास रखा है रिटेन्ड अर्निंग में। आप पैसा जमा करते जाओगे, हर साल 12 करोड़ ही दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको हर साल 12 करोड़ ही देना है तो 100 करोड़ का इस्तेमाल करके ही 12 करोड़ दो, बाकी का पूरा पैसा आप हमको दो। आपने क्या किया? 100 तो रखे ही थे आपके पास मेरे वाले, उसके बाद 15 करोड़ रुपए जो आपने कमाए थे मेरे वाले वो भी अपने पास रखे, लेकिन अगले साल 115 करोड़ यूज करके भी 12 करोड़ कमा रहे हो। उसके अगले साल 130 करोड़ का यूज करके भी 12 करोड़ कमा रहे हो, तो वो गलत। तो ध्यान दो क्या होता है यहाँ पे, ज्यादा पैसा रख रहे हो और सेम कमा रहे हो। If the internal rate of return is more than the cost of capital, let's say the cost of retained earning is 12%, it's better to distribute the earning as much as possible. बांटो, साले को बांटते जाओ, जितना ज्यादा हो सकता है बांटते जाओ। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, 100 पे 12 कमाया, अगले साल 115 पे भी 12 कमाया, गलत है ना? इन्वेस्टर तो नाराज हो जाएगा। आप एक काम करो यार, बहुत ही सिंपल, 100 पे 12% कमाना था, सॉरी 12 नहीं 15 था ना, 100 पे 15 कमाया आपने, यहाँ पे 115 पे भी आप 15% के आसपास ही कमाओगे। ध्यान दो, अभी इन्वेस्टर क्या बोलेगा, ध्यान दो। इन्वेस्टर क्या बोलेगा? देखो 100 करोड़ मैंने दिए थे आपको, 12% आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने कितना मेरे को कमा के दिया सर? 15% कमा के दिया। ऐसे टाइम पे क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। ये थोड़ा सा अलग है, इसको ना लेस करना, तो ये ना वहाँ आएगा अपना ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट में। मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा ही करूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है। इसको आप लेस कर दो, तो 15 की जगह 12 कर दो। नहीं यार, ये सब गड़बड़ हो जाएगी, अगर 15 की जगह 12 करोगे तो एग्जाम्पल बदल जाएगा ना हमारा। इसको आप एक काम करो, है जैसा ही रहने दो। इट्स बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट की जगह बेटर टू रिटेन कर लो। अगर आप ज़्यादा, कंपनी ज़्यादा कमा रही है इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन से, तो अच्छी बात है कि आप जो कंपनी है वो अपने पास ही पैसा रखे, शेयर होल्डर को ना दे, रिटेन कर लो। रिटेन कर लो मतलब डिविडेंड मत बांटो। तो इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, 100 करोड़ जब आपको मैंने दिए तो 12% एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आपने 15% कमा के दिया। मैं तो 12 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने 15 करोड़ कमा के दिया, यानी मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आप कमा रहे हो। तो अगले साल ध्यान दो, अगले साल अब क्या होगा, दो चीजें हो सकती है। इन्वेस्टर क्या चाहेगा, ध्यान देना, 100 करोड़ यहाँ पे, 15 करोड़ यहाँ पे। अब ये 15 करोड़ रुपए मान लो डिविडेंड में बांट दिया तो जीरो हो गए, यानी कंपनी के पास में अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए सिर्फ 100 ही करोड़ है। या फिर आप ऐसे लो ना, ये 1 साल खत्म हुआ, 15 करोड़ की कमाई हुई, 15 करोड़ बांट दिए तो जीरो, और पहले का 100 था, यानी कि अब अगले साल कंपनी को इस्तेमाल करने के लिए कितने पैसे हैं? सिर्फ 100 करोड़ रुपए। और मेरे पास, इन्वेस्टर के पास कितने हैं सर? 15 करोड़ रुपए। डिविडेंड आ गया ना। और मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी है? ये इन्वेस्टर के पास, ये कंपनी के पास, मेरी एक्सपेक्टेशन है सर 12% की। इसका मतलब मैं 12% ही कमा सकता हूं, लेकिन कंपनी कितना कमा रही है? 15%। तो अगले साल, यानी कि
अब दूसरे साल जो होगा ना, कंपनी तो अपना 15 कमाएगी, लेकिन मैं 15 पे 12 ही कमा पाऊंगा, क्योंकि ये पैसे कंपनी नहीं मैं यूज कर रहा हूं, कंपनी नहीं मैं यूज कर रहा हूं। 1.8 यानी दूसरे साल की कमाई कितनी होगी? 16.80, जिसमें से 15 कंपनी ने कमा के दिया और 1.8 मैंने खुद ने कमाए। और ये हो जाएगा गलत। कैसे? आपको अगर कंपनी कमा के दे रही है तो 15% मिल रहा है, और आप अगर खुद कमाते हो तो सिर्फ 12% कमा रहे हो। कौन ज्यादा कमा रहा है पैसों पे? कंपनी। तो आप अपने पास पैसे क्यों ले रहे हो? आप कंपनी के पास ही रहने दो। अगर आप कंपनी के पास रहने देते, ध्यान देना, अगर आप कंपनी के पास रहने देते तो कुछ ऐसा दिखता। 100 करोड़ दिए, कंपनी ने 15 कमाए और कुछ भी नहीं बांटा, तो कंपनी के पास 15 रह गए, पहले के 100 थे। यानी अगले साल कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा है कंपनी के पास? 115 करोड़, जिस पे वो कितने कमा रही है? कंपनी कितना कमा रही है? 15%। सो दैट्स 17.25 और ये 0, क्योंकि मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं आया ना, डिविडेंड आया नहीं, तो मैं किस पे कमाऊंगा? टोटल कितना हो गया? मेरी कमाई 17.25। पहले वाले केस में मेरी कमाई कितनी थी? 16.80। बहुत ही सिंपल सी बात है सर समझाने के लिए। अगर मैं बोलूँ आपको, आपसे ज़्यादा अगर कंपनी कमा रही है तो कंपनी के पास ही पैसा रहने दो। आप ज़्यादा कमा रहे हो तो आपके पास पैसा आ जाना चाहिए। आपके पास पैसा कब आएगा? जब डिविडेंड बढ़ जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब कंपनी ज़्यादा कमा रही है इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन से, तो डिविडेंड जो आपको मिलना है वो 0% होना चाहिए। ये वापस चीज़ें मैं रिपीट करूंगा जब ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो आएगा। फिलहाल के लिए आप छोड़ो। ट्रेंड इन द इंडस्ट्री इज द नेक्स्ट फैक्टर दैट वी शुड कंसिडर। अब ध्यान दो, आप बहुत कमा रहे हो सर पैसा, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ऑटोमोबाइल लेते हैं। आपने कमाया सर 100 रुपये का EPS। अब आप डिविडेंड पर शेयर बांट सकते हो, इसमें से लेट से 20 रुपये का डिविडेंड पर शेयर आपने बांटने का डिसाइड किया। लेकिन और आप कौन सी कंपनी? आप हो टाटा। अब मैं बात करता हूँ होंडा की, ह्यूंडई की, ठीक है। ह्यूंडई की स्पेलिंग में HUY आता है, स्पेलिंग अगर गलत हो रही हो तो माफ़ करना, ठीक है। उसके बाद में आप ले लो फोर्ड ले लो, ठीक है। अब ये कंपनीज भी डिविडेंड बांटती है और ये कंपनीज कुछ इस तरह से डिविडेंड बांटती है, 5 रुपये पर शेयर, 6 रुपये पर शेयर, 2 रुपये पर शेयर। अब एक चीज़ ध्यान दो, इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या है डिविडेंड बांटने का? 5, 6, 2 इसके आसपास। और आप कितना बांटने का डिसाइड कर रहे हो? 20। और यहाँ हो गए आप गलत। आप क्यों इतना बांट रहे हो? अगर आपकी कंपनी 8 रुपये भी डिसाइड करती है डिविडेंड बांटने का, तो भी मार्केट में उतना ही इम्पैक्ट जाएगा जितना 20 से जा रहा था। अगर आप 8 रुपये बांटते हो तो भी लोग यही बोलेंगे कि सारी बाकी की कंपनियों से ज्यादा बांटा। 20 रुपये बांट रहे हो तो भी लोग यही बोलेंगे कि कंपनियों से ज्यादा बांटा। तो मार्केट में जो इम्पैक्ट जाना था वो सेम लेवल जाएगा, उतना ज़्यादा नहीं जाता। आप बोलोगे मैं बहुत ज़्यादा पैसे बांटता हूँ तो बहुत ज़्यादा मार्केट में प्राइस में फ़र्क पड़ेगा, नहीं। एक लिमिट के बाद इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ 8 रुपये तक इम्पैक्ट पड़ेगा। अब अगर आप 12 भी बांटो, 15 भी बांटो या 20 रुपये, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो अच्छा है ना, इंडस्ट्री का ट्रेंड देखो, उसके हिसाब से बांटो। भले ही टॉप में रहना है तो उसका हाईएस्ट लेवल अचीव करो। 5 रुपये, 6 रुपये जैसे है इसमें, तो 7 रुपये बांट दो, 8 रुपये बांट दो। 20 रुपये बांटने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पास पैसा बचा के रखो। इन्वेस्टर नाराज़ नहीं होता। इन्वेस्टर यही बोलेगा यार अच्छा हुआ मैंने टाटा में इन्वेस्टमेंट किया, कहीं होंडा हुंडई या फोर्ड में करता तो इतना डिविडेंड मिलता ही नहीं, यहाँ तो ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है। 8 में भी यही बोलेगा, 20 में भी यही बोलेगा, और इन्वेस्टर आप ही के पास रहेगा और आप ही की कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। सो धीरे धीरे 20 रुपये बांटना गलत है। ट्रेंड को देखो मार्केट में क्या है। उसके बाद में एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर, ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कंपनी अगर एक्सपेक्ट कर रही है 10% कमा के दो, तो उसके आसपास आपको कहीं ना कहीं डिविडेंड बांटना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कंपनी की एक्सपेक्टेशन 10% है, 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, 10% अगर कंपनी की एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे 105 आपने आपकी कंपनी के शेयर की प्राइस होगी साल के अंत में। यानी कि कंपनी में कैपिटल एप्रिसिएशन बच्चे को कितना मिला? इन्वेस्टर को 5%, और उसको टोटल चाहिए 10%। यानी कम से कम आपने डिविडेंड यहाँ पे 5 रुपये का बांटना चाहिए, तब जाके आपका 5 और 5 10% होएगा।
अगर आप यहाँ पे कमाते हैं लेट से 106, तो यहाँ 4 बांटना पड़ता, तब जाके 110 होता। तो डिविडेंड कितना बांटोगे? 4। किस पे डिपेंड करता है सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे, कि कंपनी की शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या है। और लास्ट सॉरी सेकंड लास्ट आता है सर लीगल कॉन्स्टेंट। अब लीगल कंस्टेंट बताने की ज़रूरत नहीं है। लीगल कंस्टेंट का मतलब आपको लॉज को फॉलो करना है। डिविडेंड के पेमेंट से रिलेटेड, डिक्लेरेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, वो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और उसके बाद में टैक्सेशन, जैसे कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो भी आप डिविडेंड बांटोगे उसमें आपको डीडीटी भरना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1150। ठीक है, तो ये आपका टैक्स का पार्ट है। मैं उसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, अपने भी ज़्यादा काम का नहीं है। ये आपका लॉ का पार्ट है, ये टैक्स का पार्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो चीज़ें हमने देखी सर, ये है आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते समय क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। मैं तो आपको यही बोलूँगा, अभी कम से कम हेडिंग्स जो है बोल्ड में, ये अपने बुक में अलग से लिख लो, क्या क्या चीज़ें हमने अभी डिस्कस की। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में लास्ट वाली चीज़ है आई थिंक ऑप्टिमम। हाँ, लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे इस लेक्चर का, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, ये डिसाइड करना कि कंपनी ने डिविडेंड कितना बांटना चाहिए ताकि मार्केट प्राइस कंपनी के शेयर की हाईएस्ट हो। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें हम अगले वाले लेक्चर में लेंगे। अगले वाले लेक्चर नहीं, सॉरी, एक ब्रेक के बाद, छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद लेंगे और उसके बाद लेक्चर हम ख़त्म कर देंगे। सो फिलहाल के लिए आप ये चीज़ें लिख के रखो यहाँ पे, ठीक है? अपनी बुक में तो है ही मार्किंग की हुई। ध्यान देंगे सर, अगला वाला पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। अब एक चीज़ अगर मैं बताऊं, तो अगर आप ये एक पेज पढ़ लेते हो ना,
तो जितनी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ें आपको एक झटके में समझ में आ जाएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, राइट, मतलब एकदम वर्ड टू वर्ड लिख के दिए, फिर भी पढ़ने जितना कष्ट कहाँ उठाओगे आप। तो मैं आपके लिए ये चीज़ समझा देता हूँ आसानी से, ध्यान दो। दो तीन चीज़ें पहले ध्यान में दे दो। एक होता है सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको कहा जाता है सर इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन। दूसरा होता है सर आरओआई, जिसको कहा जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यह है कंपनी, यह है आप, दिस इज इन्वेस्टर, दिस इज कंपनी। प्रोसीजर क्या होती है नॉर्मली कि पैसा जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये पैसा गया 100 रुपए का यहाँ पे। अब इन्वेस्टर ने कंपनी को पैसा क्यों दिया? क्योंकि वो कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप मेरा पैसा लो, आप कहीं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। दिस इज मार्केट, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो यानी कि मशीनरी, असेट, फैक्ट्री डालो और पैसा कमाओ। तो ये 100 रुपये जाएंगे यहाँ पे। अब इसके बदले में इन्वेस्टर बोलता है कि आप मेरे को कम से कम, यार देखो सीधी सी बात है, इन्वेस्टर 100 रुपये कंपनी को देने के बजाय, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं कंपनी को 100 रुपये देने के बजाय बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रख सकता हूँ और उसमें मैं 10% कमा सकता हूँ फ्रीली, या 7% कमा सकता हूँ। अभी के रेट जो चल रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ के बता रहा हूँ, 7% अगर एफडी पे कमा सकता हूँ तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे को कम से कम 10% तो मैं मांग रहा हूँ, क्योंकि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की होता है। तो एक्स्ट्रा रिटर्न, एक्स्ट्रा रिस्क। तो मैं कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार मैं ना आपको 100 रुपये दे रहा हूँ, आप मेरे को इस पर कैसे भी करके 10 रुपये कमा के दो। 10% ऑफ 100 कंपनी ने लिया। ये जो 10% है इसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट बोले तो खर्चा, कॉस्ट किसके लिए सर? इसके लिए, कंपनी की कॉस्ट। कंपनी 100 रुपए इस्तेमाल कर रही है किसी और का, उस पे उसको 10% देना पड़ रहा, खर्चा, कॉस्ट ऑफ यूजिंग इक्विटी कैपिटल कर दिया। अब ये 100 रुपए कंपनी कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रही है। किसका पैसा इन्वेस्टमेंट किया कंपनी ने? इन्वेस्टर का, ठीक है। अब कहीं और इन्वेस्टमेंट करेगी, बिजनेस करेगी तो पैसा कमाएगी, आखिरी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, आखिरी में प्रॉफिट आएगा। उस प्रॉफिट को डिवाइड करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आएगा ना उसको डिवाइड करो 100 से, और पता चला कि आपकी कंपनी ने 15% कमाया। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। So this is going to be the ROI। ये ROI किसका हुआ सर? कंपनी का। ये रिटर्न किसका हुआ सर? कंपनी का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी के पास में कितने रुपए आए? 15 रुपए। यहां से एक्सपेक्ट कितना किया गया था? सिर्फ 12, लेकिन आए कितने? 15। बोलो अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अच्छी चीज है। मैंने जब कंपनी को पैसा दिया था तो मैंने बोला था साले तुमको 10% तो कम से कम इस पे कमाना ही पड़ेगा। कंपनी ने उसको दिल पे लिया और इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट में बहुत मेहनत की जोरों शोरों से साल भर में, और 15% कमा के दिया। 10 नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन से और ज्यादा कमाया, ठीक है, कमा लिया। अब क्वेश्चन क्या उठता है ये देखो, आपको बेसिक चीजें बता दी। लेट्स से 100 रुपये यहाँ इन्वेस्टमेंट किया था, कंपनी के पास ये 100 रुपये तो है, प्लस कंपनी ने अब 15 रुपये कमाया। तो कंपनी ने जो 15 रुपये कमाया, ठीक है, दो चीज, इस 15 रुपये को ध्यान में दो, दिस इज अर्निंग, और डिविडेंड जो बटना होता है वो इसी 15 रुपये में से बटेगा। शेयर होल्डर के नाते मैं क्या चाहूंगा? क्या कंपनी मुझे ये 15 रुपये बांट दे? एक ऑप्शन।
डिविडेंड दे दे, या मैं चाहूंगा कि कंपनी इसे रिटेन कर ले। बैलेंस शीट मतलब रिटेंशन, यानी कि नो डिविडेंड, डिविडेंड मत बांटे, दोनों में से एक ही चीज। और अपन सिंप्लिसिटी के लिए यही लेके चल रहे हैं, या तो पूरा बांटेंगे या तो पूरा नहीं बांटेंगे, 100% डिविडेंड या तो 0% डिविडेंड। आप बताओ, इस 15 रुपए, 100 रुपए तो कंपनी के पास में है, रहने दो, 15 रुपए की बात करो, क्या कंपनी से आप एक्सपेक्ट क्या, इन्वेस्टर के नाते बताओ, आप क्या बोलोगे कंपनी को? एक चीज मैं बोलता हूं, कंपनी के हाथ में राइट है डिविडेंड बांटना कि नहीं बांटना, लेकिन इन्वेस्टर क्या चाहेगा? क्या 15 रुपए मुझे पूरा बांट दिया जाए या 15 रुपए कंपनी रिटेन करके रखे? अगर ये 15 रुपए आपके पास पूरा बांट दिया तो अब ये आपके पास में 15 रुपए आ गया, आप इसको बैंक में ले जाके इन्वेस्टमेंट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पर 10% कमा सकते हो, जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा आप नहीं कमा पाओगे, ये 10% अगर आपको दिख रहा तो। यानी आप 15 रुपये पे आप कितना कमाओगे सर? 1.5 रुपये कमाओगे, पहले का 15, यानी कि 15 रुपये को आप मैक्सिमम 16.5 रुपये कर पाओगे, 16.50 कर पाओगे 1 साल बाद। आज से ये 1 साल कंप्लीट हुआ, आज से और 1 साल बाद में अगर आपने डिविडेंड ले लिया 100%, तो कंपनी से पैसा लिया तो वापस तो नहीं दोगे ना, वापस ही देना था तो लिया क्यों? कंपनी से लिया पैसा तो कहीं और लगाया जाएगा जिस पे आप 10% कमा रहे हो। लेकिन अगर आपने कंपनी के पास में रहने दिया तो ये कंपनी अगले साल पैसा इस्तेमाल करेगी उस 100 रुपए के साथ में, तो उस 100 रुपए पे 15% कमाएगी, इस पे भी 15% कमाया जाएगा। ये 15% है कंपनी का ROI। जैसे ही 15% कंपनी का ROI है तो कंपनी इस पे कितना कमाएगी? 15 पे 15%, यानी कि 2 रुपये 25 पैसे कमाएगी। आई बात समझ में? 2 रुपये 25 पैसे कमाएगी, पहले का 15 रुपये था, 17 रुपये 25 पैसे कर दिया। कंपनी के पास अगर मैं पैसा रहने दूं तो साल भर में वो उसको 17 रुपये 25 पैसे कर देगी। मैं अगर पैसे ले लूं तो वो 16 रुपये 50 पैसे करेगी उस, मतलब मैं सिर्फ 16 रुपये 50 पैसे बना सकता हूँ 15 का, लेकिन कंपनी 15 का 17 रुपये 25 पैसे बना सकती है। बोलो, आप ही का पैसा है दोनों केस में, आप क्या चाहोगे? आप ये चाहोगे कि कंपनी डिविडेंड ना बांटे, आप यही चाहोगे कि कंपनी डिविडेंड ना बांटे, कंपनी अपने पास ही पैसा रखे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा, अब लास्ट सेंटेंस पे ध्यान देना, मुझसे ज़्यादा तो कंपनी कमा पा रही है तो कंपनी को ही पैसा दो ना। जो पैसा ज़्यादा कमा पा रहा है उसको पैसा दे दो, उस पे छोड़ दो, और आपको ज़्यादा ही रिटर्न देगा। आपकी इतनी क्षमता नहीं है कि आप उससे ज़्यादा कमा सको। समराइज करने के लिए मैं बोलता हूँ वापस से, अगर ROI 15% है, कंपनी ज़्यादा कमा रही, इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी विच इज़ 10%, इसका मतलब होता है ROI अगर KE से ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी इज़, ध्यान देना, अर्निंग मोर देन शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन। ये तो बात सही है, और बिकॉज शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन से कंपनी ज़्यादा कमा रही है, शेयर होल्डर चाहेगा कि कंपनी खुद ही पैसा रखे, डिविडेंड ना बांटे, और शेयर होल्डर क्या चाह रहा है कि डिविडेंड ना बांटे। सो देयरफॉर ऑप्टिमम डिविडेंड पर शेयर विल बी 0%, मतलब डिविडेंड कितना बांटना चाहिए? 0%, यानी 100% रिटेंशन। यहाँ पे ध्यान दो इस चीज़ पे इस चीज़ पे, थर्ड वाले पॉइंट पे ध्यान देना। मैं पढ़ रहा हूँ एक एक करके, वापस से सेम चीज रिपीट करेंगे। When the company is earning less than what the investor would have earned, अच्छा नहीं, ये पहला वाला पार्ट ले लो, पहला वाला पार्ट है वो। When the company is earning more than, company is earning more, यानी ROI ज्यादा है, the investor would have earned, यानी कि cost of equity, investors expectation are less than what the company earns, KE is less than R या R is greater than KE, हमने जो देखा वो ये था, मतलब एक ही है दोनों का, ठीक है। तो means the company is a growth company, investor will be willing to let the company retain the profits and do not declare dividend in anticipation of the more returns in the future, ज़्यादा पैसा मिलेगा, hence the optimum dividend payout ratio is 0।
ऐसे ही बाकी के 2 सॉल्व किए हुए हैं। अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 7% होता है विच इज़ लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%, तो कंपनी कम कमा रही है इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन से कंपनी ने कम कमाया। इन्वेस्टर क्या बोलेगा, अबे 10% तो मैं खुद ही कमा पा रहा था, एक्सपेक्टेशन 10% तो मैं खुद ही कमा पा रहा था, आपने कितना कमाया, इस पे सिर्फ 7% कमाया, जो भी है कमा लिया, 7 रुपए कमाए ना, मेरे को दे दो, मैं आपके पास नहीं रहने दे सकता। अगर ये 7 रुपए आपके पास रहने दे तो आप उस पर 7% कमाओगे, आप मेरे को दे दो, मैं 10% कमाऊंगा, ज्यादा किस पे कमा रहा हूँ, मेरे पास देने में। तो मैं क्या चाहूंगा, डिविडेंड डिक्लेयर करो ताकि मेरे पास पैसा आए। तो यहाँ पे ऑप्टिमम डिविडेंड पर शेयर जो होगा वो होगा 100%। अगर कंपनी कम कमा रही है तो ऑप्टिमम डिविडेंड 100%, कंपनी ज़्यादा कमा रही है तो ऑप्टिमम डिविडेंड 0%। और अगर आपका ROI 10% है विच इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%, इसका मतलब कंपनी उतना ही कमा रही है जितना मैं कमा सकता हूं। इसका मतलब पैसे किसी के भी पास रहो, कंपनी के पास में भी रखे तो भी उतना ही कमाना है, मेरे पास में भी आए तो भी उतना ही कमाना है। यानी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर ना करे या डिविडेंड डिक्लेयर करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ऑप्टिमम डिविडेंड पर शेयर इज एनीथिंग, मतलब एनीथिंग भी नहीं बोल सकते, देयर इज नो ऑप्टिमम। यहां पे क्या होता है, शेयर प्राइस डज नॉट चेंज, या फिर ऐसा बोलते हैं शेयर प्राइस रिमेन्स सेम एट एनी डिविडेंड पे आउट रेशियो। कोई भी डिविडेंड का रेशियो आप ऑप्ट करो, आप कोई भी डिविडेंड का रेशियो ऑप्ट करो, शेयर प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि किसी के भी पास रखो, बांटो तो बांटो, नहीं बांटो तो नहीं बांटो, 90% रहने दो, 10% बांट दो तो भी शेयर प्राइस सेम है, 50% रखो, 50% बांट दो तो भी प्राइस सेम आएगी, सॉरी प्राइस सेम आएगी आपकी उस केस में। सो जब सेम है तो सेम है, तो आपको एक रूल बन जाता है। रूल इस तरह से है, अब एक सवाल आएगा तो मैं उसका जवाब देता हूँ थोड़ी देर में। ऑप्टिमम डिविडेंड पर शेयर, अगर ROI ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से तो कंपनी ने कुछ नहीं बांटना चाहिए। अगर ROI कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से तो कंपनी ने 100% डिविडेंड बांटना चाहिए। और अगर ROI और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता डिविडेंड रेशियो क्या है, आपका ऑप्टिमम कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि शेयर प्राइस सेम है। अब एक चीज, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एट ऑप्टिमम डिविडेंड per share the share price of equity will be highest in the market। एक थ्योरी है वॉल्टर्स मॉडल, उस थ्योरी के हिसाब से अगर आप ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑप्टिमम डिविडेंड पर शेयर फॉलो करते हो, जो भी ऑप्टिमम होना चाहिए और आपने भी अगर वो फॉलो किया, जो भी ऑप्टिमम होना चाहिए और आपने भी अगर वो फॉलो किया, तो आपके कंपनी की शेयर की प्राइस सबसे ज्यादा होगी मार्केट में। और अगर जितना होना चाहिए वो फॉलो नहीं किया, उसका अपोजिट गए, तो आपके कंपनी की शेयर प्राइस गिरती जाएगी। एग्जैक्ट अपोजिट रहे तो एकदम लोवेस्ट रहेगी। ये मैं प्रूव करके बताऊंगा जब हम वॉल्टर्स मॉडल देखेंगे। यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ कि सर शेयर प्राइस सबसे हाईएस्ट होगी, अब बताओ तो सही कुछ फिगर्स लेके, हाईएस्ट क्या लोवेस्ट क्या, ये हम देखेंगे वॉल्टर्स मॉडल में। तो ये जो आपका सवाल था ना कि सर ऑप्टिमम कैसे डिसाइड हो रहा कि बेस्ट है, ये डिपेंड, ऑप्टिमम बोले तो एक ऐसा डिविडेंड पर शेयर जिसपे मेरे कंपनी की शेयर की प्राइस सबसे ज़्यादा हो, वो डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑप्टिमम है। अगर कुछ नहीं बांटने से मार्केट प्राइस सबसे ज़्यादा हो सकती है तो ऑप्टिमम हो गया। 100% बांटने से अगर मार्केट प्राइस सबसे ज़्यादा रह सकती है तो ऑप्टिमम हो गया।
ये बात याद रखना, हाईएस्ट प्राइस डिपेंड नहीं करता है कि 0% बांट रहे हो या 100% बांट रहे हो। हाईएस्ट प्राइस डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन में ऑप्टिमम क्या है और फॉलो क्या किया जा रहा है। ऑप्टिमम 0 है, फॉलो 0 कर रहे हो तो हाईएस्ट रहेगा। ऑप्टिमम 100 है, फॉलो 100 कर रहे हो तो हाईएस्ट रहेगा। लेकिन लोवेस्ट कब आएगा? जब एग्जैक्टली अपोजिट करोगे कि कुछ नहीं बांटना चाहिए था, 0% डिविडेंड ऑप्टिमम था लेकिन 100 बांटा, एग्जैक्ट अपोजिट फॉलो किया, तो लोवेस्ट प्राइस रहेगी। और अगर 100 बांटना चाहिए था और 0 बांटा तो लोवेस्ट प्राइस रहेगी। आई बात समझ में? यहाँ पे एक और टेबल आप बना लो, ऑप्टिमम डीपीएस, डीपीआर कर देता हूँ, डिविडेंड पे आउट रेशो, एंड फॉलोड बाय कंपनी। कंपनी ने क्या फॉलो किया? तो मार्केट प्राइस, यहाँ पे छोटे में लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल के हिसाब से। ये टेबल बहुत ज़्यादा काम आएगा। ऑप्टिमम 0% है, चलो ये ले लो सिचुएशन, ये भी काम आएगा। ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो 0% ऑप्टिमम बनता है। और आपने भी 0% ही दिया, जितना होना चाहिए था ऑप्टिमम उतना ही आपने फॉलो किया, तो आपके कंपनी की मार्केट प्राइस हाईएस्ट रहेगी। लेकिन 0 होना चाहिए था और आपने 100% बांट दिया, तो आपके कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस लोवेस्ट होगी, उससे नीचे नहीं जा सकती। दूसरा, और अगर ROI लेस देन KE है, या ROI लेस देन KE ले लो, इसका मतलब आपकी कंपनी का ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो आ रहा है 100 की, पूरा बांट दो, और आपने 100% बांटा, तो आपकी कंपनी की शेयर की प्राइस हाईएस्ट रहेगी। लेकिन अगर आपने 0% बांटा तो कंपनी के शेयर की प्राइस लोवेस्ट रहेगी। अपोजिट किया तो लोवेस्ट, सेम किया तो हाईएस्ट। ROI इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ पे कुछ भी पे आउट रेशो हो सकता है, प्राइस रिमेन्स, कुछ भी रेशो हो, कुछ भी आप बांटो, सेम, मार्केट प्राइस नहीं बदलती। ये सब चीज़ें मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको जब वॉल्टर्स मॉडल हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। एक तो यही लिख लो, सबसे बेस्ट रहेगा आपका ये वाला, आपको दिखा नहीं होगा ये। मैं 2 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। 2 मिनट का ब्रेक क्या लेना है अब, आप मतलब लिख लो, यहाँ पे ऐसे पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इसी लेक्चर को यहाँ तक ख़त्म करते हैं सर। ऑलमोस्ट सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने देख ली है। अब सबसे बड़ा टॉपिक आता है थेरीज़ का, थेरीज़ ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिविडेंड पॉलिसी की थेरीज़ क्या है, सारी की सारी थेरीज़ कवर अप करने की कोशिश करेंगे। 6 थेरी में से 2 थेरी आपकी कोई काम की नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड है एक, और लिंटर्स अप्रोच करके है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। 6 थेरीज है, उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच बेकार थेरी है, मतलब सब्जेक्टिव है। उसके बाद में लिंटर मॉडल भी सब्जेक्टिव है, तो उस पर एक एक प्रॉब्लम देखेंगे, उस पर समझने लायक कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सर वॉल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल और मॉडिग्लियानी मिलर मॉडल। इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद में डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल एज सच अलग से थेरी नहीं मिलेगी आपको अपने क्वेश्चन में, और इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। ये कैपिटल बजटिंग पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना, बस, और कुछ भी नहीं है उसमें। तो मेन जो है सर 3 ही थेरी आपको अपने सिलेबस में ज़्यादा देखने मिलेगी, वॉल्टर, गॉर्डन और मॉडिग्लियानी, ठीक है। इन तीनों का ही इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा, तो इन 3 पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच और लिंटर पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, और डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में आपको आखिरी में समझा दूंगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सर डिविडेंड की थेरीज डिस्कस करने के लिए। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।